बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका उत्तम कुमार देवनाथ जी। मैंने जो आपके सामने पेश किया, कैसे देखते हैं आप? क्या लग रहा है आपको कि ट्रम्प जो एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है वो क्या जंग रोक देगा और टू नेशन थ्योरी पर काम करेगा? क्या आपको लग रहा है? और अगर ऐसा होता है तो इसमें नेतन्याहू का क्या होगा? देवनाथ जी। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अब एक-एक करके अपने एडवाइजर्स को चुन रहे हैं। उन्होंने अपना विदेश मंत्री चुन लिया है, उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चुन लिया है, उन्होंने अपना ट्रेड और फाइनेंस मिनिस्टर चुन लिया है। अभी तक जो रुझान आ रहा है उसके मुताबिक 2 चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि वो ऐसे लोगों को ही चुन रहे हैं जो कि नंबर 1 चीन के थोड़ा-सा खिलाफ रहे हैं हमेशा और नंबर 2 जो शायद आँख बंद करके इज़राइल का भी सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। देखिए, होता ऐसा रहा है कि पिछले 50, 60, 70 साल से इज़राइल ने बहुत गुस्ताखियाँ की लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, आँख बंद करके इज़राइल के साथ खून माफ़ करता रहा है। और इज़राइल को जितना इज़राइल ने माँगा, उससे ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प की, फौजी हेल्प की। हम जैसे पिछले 1 साल में देख रहे हैं कि जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कंसल्टेंट्स थे, एडवाइजर्स थे व्हाइट हाउस में, उन्होंने लगातार इज़राइल को हज़ारों की संख्या में, लाखों की तादाद में गोला-बारूद, बम, रॉकेट, मिसाइल सप्लाई किए। अ, अभी तक तो ये भी नहीं तय हुआ कि जो अमेरिका ने ये हज़ारों गोला-बारूद, रॉकेट बम, मिसाइल दिए हैं, जिसकी कीमत वेस्टर्न एनालिस्ट बता रहे हैं $29 बिलियन। वो इज़राइल पे बैक कैसे करेगा? कैसे वापस करेगा अमेरिका को? वो भी अभी तक तय नहीं हुआ। बस अमेरिका देता जा रहा है, इज़राइल उसको हमास के ऊपर या हिज़्बुल्लाह के ऊपर या हूती के ऊपर फेंकता जा रहा है। और इज़राइल को शायद खुद भी नहीं मालूम कि आने वाली उसकी पीढ़ियाँ अगले 10-20 साल तक इस $29 बिलियन को अ, इस तरह से या उस तरह से अमेरिका को पे बैक करेगी। तो इज़राइल अब बहुत बुरी तरह से अमेरिका के चुंगल में फँस गया है। और अमेरिका में अब जब डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार आ रही है, उनको भी लगा कि शायद टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरह से जाया करना उचित नहीं होगा। तो अभी जो इस तरह की सरकार बन रही है, उसमें सारे कंज़र्वेटिव थिंकिंग वाले भी हैं और थोड़ा ऐसे थिंकिंग वाले हैं जो कि जैसे डोनाल्ड ट्रम्प कहते रहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट। तो दूसरे देश अपना बचाव खुद करे, इज़राइल अपना बचाव खुद करे, इज़राइल उसके लिए पैसा भी अपना ही लाए। तो मेरा ये आकलन है कि जनवरी के 20 तारीख को जैसे ही वह प्रेसिडेंट बन जाएँगे, तो सबसे पहले उन्होंने अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल लॉबी है, जो कि हथियार गोला बनाती है और दुनिया भर में जहाँ-जहाँ लड़ाई होती है, वही फूँक देते हैं लड़ाई को। वहाँ लड़ाइयों में बेच-बेच के इतना पैसा कमा रही है। मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रम्प जनवरी 20 के बाद उनको थोड़ा-सा समझाएँगे कि कुछ समय के लिए आप लोग गोला-बारूद, हथियार इज़राइल को जिस स्पीड से दे रहे हो शायद अमेरिका की सरकार आपको ऑथराइज़ नहीं करेगी, अलाउ नहीं करेगी, आपको लाइसेंस नहीं देगी। तो ज़ाहिर बात है कि जनवरी के 20 के बाद इज़राइल को जो हथियार मिल रहे हैं, उनके मिलने की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। मैं आपको एक मोटा अंदाज़ा दे देता हूँ कि अलग तरह के बम अगर ले लें, तो पिछले 1 साल में इज़राइल ने करीबन 70-80 हज़ार बम गिराए हैं हमास के ऊपर, हिज़्बुल्लाह के ऊपर, हूती के ऊपर और ईरान के ऊपर। इस पे अमेरिका थोड़ा-सा कटौती कर देगा ताकि नेतन्याहू के ऊपर दबाव आए और नेतन्याहू आस्ते-आस्ते समझ जाएँ कि अमेरिका अब आँख बंद करके मदद नहीं करेगा और जिससे कि नेतन्याहू आस्ते-आस्ते बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएँ। जी। अब क्या नेतन्याहू को समझाएँगे कि या नेतन्याहू को हटाएँगे? क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं,
मैंने इससे पहले नहीं देखा। और जिस तरह की समिट हुई, भले ही देखिए पहले से प्रपोज थी वो तमाम चीजें, लेकिन लहजा बदल जाता है। मोहम्मद बिन सलमान जो बोल रहे हैं जिस तरह से, क्या आपको लग नहीं रहा है कि कहीं न कहीं जो है चीज़ें शुरू हो गई हैं? कहीं न कहीं वो चीज़ें जो हैं वो अमल में लाने की कोशिश की जा रही है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कई तरह की बात उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गदा में इज़राइल की कार्रवाई की तीखी आलोचना की। सऊदी अरब के वास्तविक शासक कहे जाने वाले एमबीएस ने इसे कत्लेआम बताया है, करार दिया। गदा पर इजरायली हमले के बाद से ये किसी सऊदी अधिकारी की तरफ से की गई इजराइल की सबसे कठोर आलोचना है। मैं जो बात कह रहा हूं, ये बात जो है, और ये दुशंबा को सोमवार को मुस्लिम और अरब नेताओं की एक बैठक में बोलते हुए क्राउन प्रिंस ने लेबनान और ईरान पर इजराइल के हमलों की भी आलोचना की। हाँ? और अरब इस्लामिक सम्मेलन में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब भाई समान फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ किए गए इजराइल के कत्लेआम नरसंहार की निंदा करता है और इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। इस दौरान उन्होंने कट्टर प्रतिद्वंदी रहे तेहरान के साथ संबंधों में सुधार का संकेत दिया और इजराइल को ईरानी धरती पर हमला न करने की चेतावनी दी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कैप्टन साहब, मैं किसी उस पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या ये एक बड़ा इशारा नहीं है? क्या ये आपको नहीं लग रहा है कि इस आवाज के पीछे कहीं ना कहीं ट्रंप आवाज भी है? मतलब मैं तो महसूस कर रहा हूं। तो ऐसे में क्या सिर्फ जो है नेतन्याहू का सुधार होगा कि उनका निकाला होगा? और हमारे साथ सैयद जवाद भी जुड़ गए हैं, मैं अभी बहुत जल्दी उनका तारुफ कराऊंगा। जी कैप्टन साहब। जी हाँ, एमबीएस ने जो स्टेटमेंट दिए हैं डेफिनेटली बहुत कड़ा संदेश है इजराइल के लिए। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इसके पीछे अमेरिका का जो नई सरकार बन रही है डोनाल्ड ट्रंप की, उनकी भी थोड़ी ब्लेसिंग्स है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अमेरिका में प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, लेकिन आमतौर पे एमबीएस के साथ जरूर उनकी 1-to-1 टेलीफोनिक डिस्कशन हुई होगी। दोनों ने ही सिर को हिलाया होगा एग्रीमेंट में। उसके बाद एमबीएस ने सऊदी का एक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको भेज दिया ईरान में। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है एमबीएस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जाहिर बात है कि कतार के एक कदम पीछे लेने के बाद अब बातचीत कराने के लिए जो प्लेटफॉर्म मुहैया कराती थी कतार, वो थोड़ा फिलहाल है नहीं। तो बातचीत कैसे किया जाए ईरान से? बातचीत तो करनी ही पड़ेगी ना। और बातचीत कैसे उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि फिलहाल सऊदी ने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेज दिया ईरान, जहां पे वह ईरान के बड़े-बड़े आर्मी ऑफिसर्स से और ईरान के पॉलिटिकल लीडर्स से मिले और ये दिखाने की कोशिश की कि अब सऊदी और ईरान भविष्य में मिलकर साथ काम करेंगे। इससे नेतन्याहू को भी एक मैसेज जाता है कि ऐसा तो नहीं कि सऊदी की फौज और इजराइल की सऊदी की फौज और ईरान की जो फौज है वो अपनी ताकत को एक साथ जमा कर ले और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करे। ऐसा कुछ पत्रकारों ने बोला, लेकिन ऐसा कोई अंदेशा है नहीं आज तक। अभी तक शाम के 8, 9, 10 बजे तक जैसी खबरें आ रही हैं कि सऊदी जनरल का जो ईरान विजिट था बहुत सक्सेसफुल रहा और उसमें 2 चीजें कही गई कि भविष्य में ईरान और सऊदी मिलकर मिडल ईस्ट को आगे ले जाएंगे। दोनों देश ही अपनी अपनी डिप्लोमेटिक ताकत का इस्तेमाल करेंगे अमेरिका और इजराइल पर दबाव डालने के लिए कि वो जंगबंदी करें। एक चीज जो आज की डेवलपमेंट है वो ये है कि अमेरिका में अब जो कंसल्टेंट्स डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए अपॉइंट कर रहे हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, वो सब इस तरह की बैकग्राउंड से आते हैं जहां अब से उन्होंने व्हाइट हाउस से आंख बंद करके इजराइल को सपोर्ट करो इस नीति को शायद थोड़ा चेंज कर देना है। अब से डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को मदद करेंगे
फौजी मदद भी देते रहेंगे, लेकिन नपे-तुले अंदाज में थोड़ा कम-कम। जी।